हेलो हेलो नवाम वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से हैं। तो हम लोग जुलाई मंथ का हम लोग योजना देख रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हमने कुछ चीज़ों को कवर कर लिया है, जैसे हमने बेसिक्स देख लिया, फिर जैम ट्रिनिटी देखा, हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी देखा और हेल्थ का हमने इसमें एस्पेक्ट देखा। अब हम लोग इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं। तो पहले थोड़ा सा कंसेप्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो बेसिक्स में हमने क्या देखा था कि आत्मनिर्भर भारत में हम लोग कैसे सेल्फ रिलायंट बनेंगे, उसके लिए उसका हमने डेफिनेशन देखा। फिर उसका हमने पिलर्स देखे। तो पिलर्स में हमने देसी पिलर्स की बात की थी, हमने 4L फोकस की बात की थी, और रिफॉर्म्स में हमने जो फालतू रिफॉर्म्स है और जो MIB रिफॉर्म्स है हमने इसकी बात की थी। जो फालतू रिफॉर्म्स हैं और जो MIB रिफॉर्म्स है हमने इसकी बात की थी। और लास्टली हमने 5I की बात की थी, जो कि हम लोग को सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाने में हेल्प करेगा। फिर हमने जैम ट्रिनिटी की बात की। जैम ट्रिनिटी में हमने देखा कि कैसे ये हम लोग को गवर्नेंस में हेल्प कर रहा है। हमने यहाँ कोरोना का केस देखा, यहाँ पे सिचुएशन देखा था। फिर हमने एजुकेशन में देखा कि कैसे PM ई विद्या के थ्रू ये हम लोग को हेल्प कर रहा है। फिर हमने कुछ पॉजिटिव्स देखे, कुछ नेगेटिव्स देखे। फिर हम लोग ने ये ड्रॉपर में गोची के थ्रू हमने देखा कि कैसे वो हम लोग को कोविड को टैकल करने में हेल्प करेगा डिजिटल टेक्नोलॉजी। ड्रॉपर में गोची हमने एक एक्रोनिम बनाया था। इसके बाद हमने कुछ और चीज़ें देखी, जैसे कि हमने हेल्थ पे आए थे तो रेजिलियंट हेल्थ सिस्टम पे हमने हिप अब स्मार्ट की बात की थी। ठीक है। इसके बाद हमने ये देखा कि हेल्थ को अगर हम लोग इम्प्रूव करेंगे तो कैसे वो चीज़ जो है हम लोग को लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। तो मतलब हम लोग अगर वॉश चीज़ को हम लोग अगर इस चीज़ पे ध्यान देंगे तो हम लोग का लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी इम्प्रूव होगा। हमने एक केस स्टडी भी देखा था, जिसमें हमने जो बालांगीर डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का, हमने इस चीज़ को देखा था। फिर हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी देखे थे। अब हम लोग एजुकेशन सेक्टर में देखने वाले हैं कि कैसे ये रोल प्ले कर रहा है, कैसे ये हेल्प करता है। तो पहले कुछ फैक्ट्स देखते हैं जो MHRD ने दिया था 2018 में। तो वो इसमें अब इतना डिटेल में नंबर में ध्यान मत दीजिए, एक चीज़ पे ध्यान दीजिए कि प्राइमरी सेक्टर पे सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट होता है, और ये एनरोलमेंट देखिए अब घटते जा रहा है यहाँ पे। ठीक है। और नियरली जो टोटल जो एनरोलमेंट है उसमें 50% एनरोलमेंट जो प्राइमरी सेक्टर का है, और ये इन थाउजेंड में वैल्यू, इस चीज़ को आप लोग जरूर ध्यान में दीजिएगा। फिर स्कूल और टीचर का जो ये चीज़ है, ये भी देखिए कि जो प्राइमरी लेवल पे ही ज़्यादा स्कूल है, प्राइमरी लेवल पे ही ज़्यादा टीचर्स हैं। और हम लोग स्कूल्स की बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल्स और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें नियरली 3 टाइम्स का जो है रेशियो है। ठीक है। तो कुछ बेसिक फैक्ट्स हो गए, आप लोग इसको ध्यान से भी देख सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि एजुकेशन के सेक्टर में जो कैसे अलग अलग रेवोल्यूशन आया। तो एरिक एशबी करके एक इंसान थे, 1967 में उन्होंने बताया कि 4 रेवोल्यूशन हो रखे हैं। इस 4 रेवोल्यूशन को हम लोग ट्राइब से हम लोग याद कर सकते हैं। तो पहला है टी से है टीचिंग। तो शुरुआत क्या हुई? टीचिंग से हुई, कि मतलब पहला रेवोल्यूशन जो आया उसमें यह लोगों ने पहचाना कि पेरेंट्स के अलावा अगर वो टीचर्स के पास भी भेजेंगे तो बच्चे कुछ सीखेंगे। तो मतलब उनको होम से स्कूल तक भेजा गया। तो ये हो गया टी। अब आर से आइए। अब आर से है राइट, मतलब ये वाला, मैंने स्पेलिंग का थोड़ा वो फेरबदल कर दिया है। तो बेसिकली टीचिंग के बाद राइटिंग शुरू हो गया। पहले बस ओरली बताया जाता था बच्चों को, अब रिटर्न फॉर्म में बताया गया। तो आर हो गया। फिर बी बी से है बुक्स। तो इसके बाद हम लोग प्रिंटिंग शुरू कर दिए, तो बुक्स पे आ गए। और लास्टली ई से है जो इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज हो रहा है। तो इस तरह से 4 रेवोल्यूशन में एजुकेशन जो हमने देखा। ठीक है। और ये एरिक एशबी ने दिया था।
इसके बाद अब कुछ फैक्ट्स देखेंगे, क्योंकि हम लोग अब ऑनलाइन लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो नियरली 10.7% हाउस होल्ड्स हैं जो इनके पास कंप्यूटर है, और इसमें ओवरऑल देखें अगर तो 24% के अराउंड लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन है। और ये फैक्ट्स जो दिए हैं वो NSS के 75th राउंड का ये डेटा है, ठीक है, आप इसको कोट कर सकते हैं। NPTEL नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग, ये बेसिकली इनिशिएटिव है MHRD का, साथ में IITs और ISC का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। इसके थ्रू NPTEL के थ्रू क्या होता है, ये वेब और वीडियो कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, और इनफैक्ट टीवी चैनल्स का भी के थ्रू भी वो जो है एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। स्वयं ऑलरेडी हम लोग बहुत बार कवर कर चुके हैं, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। स्वयं का फुल फॉर्म क्या है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये बेसिकली MOOC का प्लेटफॉर्म है। MOOC क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। स्वयं जो है ये MHRD और AICTE का कोलैबोरेटिव एफर्ट है। AICTE क्या है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसके अलावा यहाँ पे ई ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, यहाँ पे ई कंटेंट भी है। फिर ये डिस्कशन फोरम का भी काम करता है, इसके थ्रू असेसमेंट भी किया जाता है कि आखिर बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा है, और स्वयं जो है 2017 में आया था। फिर एक ई पाठशाला करके कॉन्सेप्ट है, जो बेसिकली MHRD और CIET का जो कोलैबोरेटिव एफर्ट है। CIET क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, और साथ में NCERT का भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो पोर्टल भी है और ऐप भी है, दोनों चीजों के थ्रू आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। 2015 में आया था, और रियलिस्टिक एक्सपीरियंस के लिए इसको फ्लिप बुक फॉर्मेट भी प्रोवाइड कराया गया। अगला है दीक्षा। दीक्षा क्या है, बेसिकली उसका फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल इंफ्रा फॉर नॉलेज शेयरिंग। 2017 में आया। ये एक तो ऐप है, और यहाँ पर दो चीज़ों का कोलैबोरेशन था, MHRD का और NCTE का। NCTE क्या, नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये दोनों चीज़ों के लिए है, टीचर्स के लिए भी है और स्टूडेंट्स के लिए भी है, और ये होलिस्टिक लर्निंग की बात करता है दीक्षा। एजुकेशन के बाद हम लोग अब अर्बन वाला जो है डायमेंशन देखने वाले हैं सेल्फ रिलायंट इंडिया के सिनेरियो में। तो इसमें हम लोग शुरुआत करेंगे स्वच्छ एंड स्मार्ट सिटीज से। तो हमने ऑलरेडी बात की थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पिलर है सेल्फ रिलायंट इंडिया का। जो हमने जो देश की बात किया था उसमें आई जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर था, तो वो सेल्फ रिलायंट इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट पिलर है। तो हम लोग को अगर अर्बन लोकल बॉडीज़ को अगर हम लोग को इम्प्रूव करना है उनके सिचुएशन को, तो तीन चीज़ों का यहाँ पे हमने देखने वाले हैं। एक तो स्मार्ट सिटी जो इनिशिएटिव है, एक अमृत इनिशिएटिव है, और स्वच्छ भारत मिशन। तो इसके थ्रू हम लोग ULBs को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो स्मार्ट सिटी, अब यहाँ पर देखिए क्या चीज़ है, इसमें कुछ कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है। किस चीज़ को कंप्राइज करता है वो, पानी, वाटर सप्लाई, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, इसके अलावा सैनिटेशन प्लस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ट्रांसपोर्ट में हम लोग मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, और कोशिश करते हैं कि वो नॉन मोटराइज्ड होना चाहिए, यानी कि हम लोग वॉकिंग, साइकिलिंग, इन सबको हम लोग इंक्लूड करेंगे, उसको चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा देंगे। हाउसिंग में हम लोग अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करते हैं, और हम लोग ग्रीन बिल्डिंग्स की भी बात करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इसका भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जितने भी डिवाइसेज हैं वो इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है। गवर्नेंस भी हम लोग ई गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। इसका फायदा क्या है, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक तो ये गुड गवर्नेंस में प्रमोट करता है, और इसमें सिटीजन पार्टिसिपेशन भी है, मतलब कि ये इंक्लूसिव टाइप का गवर्नेंस है। इसके अलावा इन्वायरमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं। कहने का मतलब कि हम लोग को बस प्रेजेंट जनरेशन का हम लोग को ध्यान में नहीं रखना है, हम लोग को जो आगे वाले फ्यूचर जनरेशन हैं उसका भी हम लोग को ध्यान में रखना है। फिर हम लोग सेफ्टी की भी बात करेंगे। तो सेफ्टी के अंतर्गत हम लोग देखिए जो जितने भी वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनकी सेफ्टी की बात करेंगे। अब वीमेन हो या फिर मान लीजिए कोई डिसेबल्ड पर्सन हो गया, तो इस तरह हम लोग इनकी बात करेंगे। और लास्टली हेल्थ और एजुकेशन का भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा स्वच्छ स्मार्ट सिटी में, ठीक है।
इसको आप लोग थोड़ा सा इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि आप लोग 3 चीज में बांट लीजिए, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ह्यूमन और इंफ्रास्ट्रक्चर। ह्यूमन के अंतर्गत आप लोग देख लीजिए हेल्थ एजुकेशन हो गया, सोशल प्रोग्राम्स हो गया और पब्लिक सेफ्टी हो गया जो हमने बात किया। प्लानिंग मैनेजमेंट में पहला हो गया गवर्नमेंट और एजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें ई गवर्नेंस हमने देखा। हम लोग स्मार्ट बिल्डिंग और अर्बन प्लानिंग की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने ग्रीन बिल्डिंग देखा, अफोर्डेबल हाउसिंग देखा। इन्वायरमेंट में हम लोग सस्टेनेबिलिटी देखे, और एनर्जी एंड वाटर हो गया, बिजली पानी हो गया, और ट्रांसपोर्टेशन हो गया जो हम लोग मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट की बात की। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं स्मार्ट सिटी को। नीड क्या है इसको, एक तो हम लोग को इनोवेशन की बात करनी पड़ेगी, ठीक है। इनोवेशन के बाद हम लोग को फंडिंग की बात करनी पड़ेगी, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। इसके अलावा हम लोग और भी कुछ चीज़ों की बात करते हैं, जैसे स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट। तो इसके लिए स्मार्ट मीटर्स लगाए गए हैं, लीकेज का आइडेंटिफिकेशन होता है, जो वाटर क्वालिटी है उसका मॉनिटरिंग होता है, और जो वेस्ट वाटर है, अर्बन वेस्ट वाटर जो है उसका रीयूज करना पड़ेगा। तो जो भी सीवेज है पहले उसका कलेक्शन होगा, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट होगा, और लास्टली जो हम लोग ट्रीट अच्छे से नहीं कर पाए उसको हम लोग डिस्पोज करेंगे। फिर एक ICCC करके कॉन्सेप्ट है, ये स्मार्ट सिटी में है। इसमें क्या है कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, इसका फुल फॉर्म हो गया। कोविड के सिनेरियो में हमने इसको ICCC को कोविड वार रूम में कन्वर्ट किया है। अब एक एग्जांपल देखिए, जैसे देहरादून स्मार्ट सिटी को मान लीजिए, तो ICCC क्या क्या करता है, उसने टेस्टिंग और क्वारंटीन करने में हेल्प किया, तो उसने मैप करने में हेल्प किया, फिर उसने कॉन्टैक्टलेस सैंपल कलेक्शन में हेल्प किया, और उसने टेस्टिंग में हेल्प किया। टेस्टिंग एंड क्वारंटीन के बाद उसने कंटेनमेंट में हेल्प किया, जो कंटेनमेंट जोन्स बनाने में हेल्प किया, हेल्पलाइन प्रोवाइड कराता है, फिर ड्रोन सर्वे है यहाँ पे, फिर ई पास जिन लोगों को चाहिए कहीं पे ट्रैवल करने के लिए ई पास प्रोवाइड कराता है, हेल्थ एडवाइजरी टाइम टू टाइम देता रहता है, फिर टेली मेडिसिन यहाँ पर दिया जा रहा है, टेली हेल्थ की हम लोग बात करते हैं, फिर ऑनलाइन काउंसलिंग होता है, जो वर्चुअल डॉक्टर्स हैं उनसे पेशेंट्स मिल सकते हैं। इसके अलावा ICCC के थ्रू एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिसके अंतर्गत फूड हो गया, फिर शेल्टर हो गया, एसेंशियल गुड्स डिलीवरी हो गई, कंप्लेंट पोर्टल भी यहाँ पे है, और अवेयरनेस फैलाया जाता है। तो जो भी क्रिटिकल प्लेसेस हैं सिटी में, वहाँ पे वेरिएबल मैसेज डिस्प्लेस है। तो ये हो गया स्मार्ट सिटी हमने कवर किया। इसके बाद हम लोग अब देखते हैं अमृत मिशन जो था। तो अमृत का फुल फॉर्म क्या है, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये बेसिकली न्यू अवतार है किसका, जेएनयू का, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, ठीक है। इसमें कुछ थ्रस्ट एरियाज हैं, तो इसके लिए भी मैंने एक एक्रोनिम बना दिया है। अमृत नाम से अमृत जैसा है, तो अगर ग्रेट स्वाद होगा तो हम लोग अमृत अचीव कर पाएंगे। इसका अब ये फुल फॉर्म देखिए, ये ग्रेट स्वाद जो है इसका, तो GRT, जी जो है बेसिकली ग्रीन स्पेस है, पार्क है, इसकी बात कर रहे हैं। R से हो गया रिक्रिएशन सेंटर। इसके अलावा T से आता है फिर ट्रांसपोर्ट, तो हम लोग नॉन मोटराइज्ड अर्बन ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। स्वाद में S है ये सीवरेज सेप्टेज मैनेजमेंट, वहाँ से है वाटर सप्लाई, और D से है ड्रेनेज। तो यहाँ थ्रस्ट एरियाज क्या क्या हो गए, पहला तो हो गया वाटर सप्लाई, दूसरा हो गया सीवरेज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट। तो हमें इसका क्या करना है, हमें इसे एक तो बिल्ड करना है, उसको हमें ऑगमेंट करना है, मतलब हम लोग और बढ़ाना है। फिर अगर कोई पुराना है उसको हमें रिजुविनेट करना है, और जो भी वेस्ट वाटर है उसको हम लोग रिसाइकिल करना है। उसी तरह सीवरेज जो है इसको भी हमने बिल्ड करना है, ऑगमेंट करना है, कोई पुराने सीवरेज को रिजुविनेट करना है, रिसाइकिल करना है, और लास्टली क्लीन करना है हम लोग को सीवरेज को। फिर जो ड्रेनेज, हमें किस चीज़ की ध्यान देना है, जो स्टॉर्म वाटर है, जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो स्टॉर्म वाटर आता है, तो उसको हमें ड्रेनेज करना है ताकि फ्लडिंग रिड्यूस हो पाए। ट्रांसपोर्ट में हम लोग को नॉन मोटराइज्ड अर्बन ट्रांसपोर्ट की बात करनी है, और ग्रीन स्पेस पार्क और रिक्रिएशन सेंटर भी इंपॉर्टेंट है अमरूद के लिए। यहाँ पे हम लोग को कैपेसिटी बिल्डिंग भी करनी है, और हम लोग को फंडिंग प्रोवाइड कराना है। तो इसको 2015 से 20 वाले टाइमलाइन के लिए 50,000 करोड़ प्रोवाइड कराया गया था। अब देखिए स्वच्छ भारत मिशन। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव सैनिटेशन की बात करते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि सैनिटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंडिपेंडेंस।
वेस्ट मैनेजमेंट के कुछ तरीके हैं, जैसे कि वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए, वेस्ट को कंपोस्ट में कन्वर्ट किया जाए, वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट हो, और 4R जो है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल जो है, उस चीज़ की बात करते हैं हम लोग। इसके अलावा कुछ और इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, जैसे कि जो बायो टॉयलेट्स हैं वो ऑलरेडी 99.3% हम लोग कवर कर चुके हैं, हाँ, ऑल ओवर इंडिया, अगर हम लोग ट्रेन की बात कर रहे हैं। फिर जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो बैन कर दिया गया है, और बहुत जगह हम लोग ओपन डिफिकेशन फ्री की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे स्टेट्स को ये स्टेटस दिया गया है, जो ODF है, इस चीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं। अब वेस्ट मैनेजमेंट के हायरार्की जब हमने 4R की बात की, तो पहला तो हो गया रिड्यूस। फिर इसके बाद अगर हम लोग कोई चीज़ रिड्यूस कर सकते हैं तो बहुत हम लोग अपना जो डिमांड उसी चीज़ को मिनिमाइज कर देना है। जब हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं, जो कुछ ऐसा मटेरियल होता है उसको हम लोग फिर से यूज़ कर सकते हैं। फिर रिसाइकिल करेंगे, लास्टली रिकवर करेंगे, तो जैसे रिकवर एनर्जी एंड मेटल्स फ्रॉम वेस्ट। और लास्टली जो हम लोग इन चारों चीज़ों को हम लोग नहीं कर पाए, तो लास्टली हमें उसे डिस्पोज करना पड़ेगा, तो हम लोग सेफ डिस्पोजल की बात करेंगे। लैंडफिल में जो सैनिटरी लैंडफिल्स हैं वहाँ पर हम लोग उसको डिस्पोज करेंगे। और ये जो डिजायरेबिलिटी है वो ऐसी है, मतलब सबसे ज़्यादा ये डिजायरेबल है और सबसे कम ये डिजायरेबल है, ठीक है, तो ऐसे ये घट रहा है। और इसी तरह एक वेस्ट जनरेशन जो है उसका क्या स्टेप्स होते हैं, तो शुरुआत देखी होती है, सबसे पहले उसका स्टोरेज किया जाता है, फिर उसी को कलेक्ट करते हैं हम लोग। कलेक्ट करने के बाद 3 चीज़ें हैं, या तो उनका हम लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे, ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्ट करेंगे, या तो हम लोग उसको डायरेक्टली डिस्पोज कर देंगे डंपिंग साइट पे, या फिर हम लोग उसको प्रोसेस या रिकवर करेंगे, ठीक है। और इसमें एक सेग्रीगेशन का स्टेप छूट गया है। सेग्रीगेशन 2 जगह पर हो सकता है, या तो जहाँ जनरेट हो रहा है वहाँ पर भी, या फिर कलेक्ट होने के बाद भी इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो एक इस तरह का फ्लोचार्ट भी आप लोग अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो अर्बन डेवलपमेंट देख लिया, अब हम लोग रूरल डेवलपमेंट देखने वाले हैं। तो इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, ग्राम स्वराज की बात कर रहे हैं। तो ग्राम स्वराज बेसिकली अब उसमें कुछ क्या क्या आज तक हुआ है वो देखेंगे। तो जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे रूरल लोकल गवर्नेंस की बात हो रही है। किन चीज़ों का इन लोग ध्यान रखते हैं, जैसे फूड हो गया, फिर कॉटन के थ्रू ये क्लॉथ भी प्रोड्यूस करते हैं, फिर कैटल रिक्रिएशन, फिर अगर उनके पास सफिशिएंट इकोनॉमी है तो मनी क्रॉप्स भी हम लोग ग्रो करते हैं, फिर स्कूल का डेवलपमेंट हो रहा है, पब्लिक हॉल का डेवलपमेंट हो रहा है, क्लीन वाटर सप्लाई की बात हो रही है। तो अगर हम लोग ग्रासरूट लेवल पे अगर हम लोग डेवलपमेंट करेंगे तो ये इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनने में भी हेल्प करेगा। तो ग्राम स्वराज के सेंस में अब कुछ पॉजिटिव्स देखिए आज तक क्या हुआ है। जैसे आर्टिकल DPSP जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें आर्टिकल 40 कहता है कि हम लोग को जो विलेज इकोनॉमी है, पंचायत जो है, इसका हम लोग को ध्यान देना है। एक सिग्निफिकेंट स्टेप ये हुआ कि हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1992 का, इसके थ्रू आया है ये। फिर एक स्फूर्ति करके स्कीम है, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, ये है 2005 में आया था, और एक क्लस्टर डेवलपमेंट की बात करता है जो भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं उनका। फिर ग्राम स्वराज अभियान आया, जो बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इनके कन्वर्जेंस के ऊपर बेस्ड है ये, और ये भी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात करता है। हाउएवर इतने पॉजिटिव्स के बावजूद भी कुछ इश्यूज प्रिवेल करते हैं, जैसे कि जो हम लोग का इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडल है, जो अभी भी वो वेस्टर्न है, ये बहुत ही डिसहार्टनिंग फैक्ट है। फिर हम लोग टॉप डाउन प्लानिंग की बात कर रहे थे, तो रिसेंटली हम लोगों ने बॉटम अप्रोच की बात की थी, लेकिन पहले जब प्लानिंग कमीशन था उस टाइम पे हम लोग टॉप डाउन प्लानिंग की बात करते थे। और लोकल इंस्टीट्यूशन जो है उनके पास अभी भी लैक ऑफ पावर, उनके पास पावर की अभी भी कमी है, और खादी अभी भी लैग बिहाइंड करता है पावर लूम सेक्टर को। ये सब कुछ इश्यूज हैं, इन्हें हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। गांधी जी ने कहा था कि अगर इफ विलेज पेरिशेस इंडिया विल पेरिश टू, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए कैसे गांव में अभी टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, जो जितने भी गर्ल चाइल्ड हैं ये भी एम्पावर हो रहे हैं, ये कंप्यूटर्स के थ्रू अब ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं। एक फैक्ट है, क्योंकि हम लोग माइग्रेंट्स की बात भी कर रहे हैं अभी, तो माइग्रेंट्स 2011 सेंसस ने कहा
कि 15.6% इंडिया का पॉपुलेशन जो है वो माइग्रेंट पॉपुलेशन है, और क्योंकि 2011 का है तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि अराउंड इससे तो ज़्यादा ही हो गया होगा, 20% का अराउंड मान लीजिए अभी हो गया होगा। हमें नीड क्या है कि हम लोग को विलेज बेस्ड जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है इसको हम लोग को बढ़ावा देना है। फिर हम लोग को टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करना है फार्मिंग के सेक्टर में, और हम लोग को एक्यूरेटली वेदर फॉरकास्टिंग भी करना है। साइंटिफिक अप्रोच हम लोग को लाना पड़ेगा। इसका एक एग्जांपल भी है, जैसे जो हुकुमचंद पटीदार थे झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट ये राजस्थान में, तो उन्होंने बताया कि साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग किया और उनको सक्सेस प्राप्त हुआ। फिर इसमें हम लोग ये यूनिवर्सिटीज़ का भी रोल देखिए, जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो जो किसान चाची हैं जो राजकुमार देवी हैं बिहार की, तो उन्होंने ये ऐसा बताया कि जो समस्तीपुर में जो सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है उनको वहाँ से हेल्प मिला ताकि वो सक्सेसफुली अपना जो एग्रीकल्चर में सक्सीड कर पाएँ। और रूरल एरियाज जो हैं अब कंपेरेबल हो चुके हैं अर्बन एरियाज से। किन चीज़ों के सेंस में, जैसे वहाँ पर भी अब रोड्स बन रहे हैं, वहाँ पर भी अब लाइटिंग की फैसिलिटी है, हेल्थ वहाँ भी इम्प्रूव हो रहा है, हाइजीन वहाँ पर भी आ रहा है, एजुकेशन की भी वहाँ पर इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो रूरल एरियाज इस तरह से कंपेरेबल हो गए हैं अर्बन एरियाज से। इसके अलावा विज्ञान प्रसार का भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल था। विज्ञान प्रसार ने कैसे यहाँ पर रोल प्ले किया, क्योंकि वो आर्टिकल्स पब्लिश करता है रेगुलरली, मंथली मैगजीन उसका नाम है ड्रीम 2047। ये हिंदी और इंग्लिश में पब्लिश होता है। इसके अलावा उर्दू में तजस्सुस पब्लिश होता है, बंगाली में विज्ञान कथा है, कन्नड़ में कुतूहला है, मलयालम में शास्त्र कथा है, तमिल में अरिवियल पलागाई है। ये सब कुछ आप लोग प्रीलिम्स के लिए याद कर सकते हैं इन सब फैक्ट्स को। फिर एक वीआईपी नेट है, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, विज्ञान प्रसार नेटवर्क क्लब। ये बेसिकली अपडेट्स प्रोवाइड करता है थ्रू न्यूज़लेटर, सेमिनार और एग्जीबिशन। तो इन सब ने मिलके जो रूरल एरियाज है उसके डेवलपमेंट में इन्होंने एड किया है। ठीक है, इसका बाद हम लोग एक केस स्टडी देखेंगे जो बिहार का है। तो कैसे जो माइग्रेंट्स हैं उनका स्किल जो है हम लोग हार्नेस करके हम लोग जो डेवलपमेंट को हम लोग बूस्ट कर सकते हैं। तो देखिए जो बिहार में है, ऐसा बताया गया है कि 1.5 मिलियन रिटर्नीज है और ये इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, ऐसा एक्सपेक्टेड है। तो वहाँ पे फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए, एक शॉर्ट टर्म में एक तो हम लोग को सोशल डेवलपमेंट के लिए लेबर को यूज़ करना है, और लॉन्ग टर्म में हम लोग को ऐसा इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना है कि माइग्रेशन ही कम हो जाए, माइग्रेंट्स वाला सिनेरियो ही ना बने। ठीक है, इसके लिए स्किल मैपिंग करना पड़ेगा और एम्प्लॉयमेंट प्लान एक बनाना पड़ेगा। तो ये सब हम लोग का फोकस होना चाहिए। तो माइग्रेंट्स हम लोग को किन चीज़ों में इंगेज कर सकते हैं, जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं स्टेट में, तो बिहार में कैसे माइग्रेंट्स को इंगेज किया जा सकता है। तो जैसे एक तो हो गया जल जीवन हरियाली मिशन। ये बेसिकली क्या करता है, रिवाइव करता है वाटर बॉडीज को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू, एफॉरेस्टेशन के थ्रू, ये सब इसके अंदर हो गया। फिर वहाँ पर एक लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान है। ये बेसिकली स्वच्छ भारत मिशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन का प्रोविजनिंग होता है यहाँ पे। फिर हर घर नल का जल है, तो ये टैप कनेक्शन प्रोवाइड करता है। तो जो माइग्रेंट्स हैं जो भी प्लम्बिंग का काम करते हैं उनको यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। जीविका बेसिकली क्या है, बिहार का जो रूरल लाइवलीहुड मिशन है, तो इसके थ्रू प्रमोट किया जा सकता है जो भी फार्म प्रोड्यूस है, प्रोसेसिंग है, मार्केटिंग है, उसके उनके बिजनेसेस को जीविका के थ्रू प्रमोट किया जा सकता है, और इसमें भी हम लोग माइग्रेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। फिर हम लोग उनको ट्रेन कर सकते हैं जो भी मैसनरी वर्क है उसके लिए। और जो मान लीजिए अनस्किल्ड लेबर हैं तो उनको हम लोग ये जल जीवन हरियाली मिशन जो है उसके थ्रू हम लोग जो बिल्डिंग्स हैं उनके डिसइंफेक्शन में हम उनका हेल्प ले सकते हैं। इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलपमेंट की बात कीजिए तो फूड प्रोसेसिंग हो गया, लेदर हो गया, टेक्सटाइल, आईटी, तो इसके थ्रू इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलपमेंट होगा। और यहाँ पर भी हम लोग माइग्रेंट्स को यूज़ कर सकते हैं इन सारे इंडस्ट्रीज में। और जो मुद्रा योजना से जो कैपिटल प्रोवाइड होता है उस चीज़ से हम लोग इसको क्लब कर सकते हैं जो क्लस्टर डेवलपमेंट है। तो इस तरह हम लोग डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में हम लोग कर सकते हैं। और जो अगर मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है तो उड़ान स्कीम के थ्रू जो है, उड़े देश का आम नागरिक जो है उसके थ्रू हम लोग ट्रांसपोर्टेशन भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, लास्टली कंक्लूड करते हैं इस चीज़ को कि
एक तो हम लोग को कॉम्प्लीमेंट्री पॉलिसीज हम लोग को डेवलप करनी पड़ेगी ताकि हम लोग माइग्रेंट्स को इनकॉर्पोरेट कर पाएँ, और कोलैबोरेशन की ज़रूरत है। जो भी गवर्नमेंट है, सिविल सोसाइटी है, प्राइवेट प्लेयर्स है, उनका कोलैबोरेशन की ज़रूरत है ताकि एक इनेबलिंग इकोसिस्टम डेवलप हो पाए और जो माइग्रेंट्स हैं उनका ग्रोथ हो पाए अच्छे से। ठीक है, तो हमने पहले एजुकेशन को आज कवर किया, उसके बाद हमने अर्बन एरियाज देखा, फिर हमने रूरल वाला एरियाज देखा। ठीक है, बाकी चीज़ों को हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।